बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं और हौसला अफजाई होती है आपके ज्वाइन करने से। आज के मौज़ूआत की तरफ चलते हैं नाज़रीन। सबसे बड़ी बात तो ये कि पीटीआई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला और उनके साथी जज ने जो चंद एक फैसले दिए हैं उन पर बात करेंगे। बहुत से पीटीआई रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। ये वो रहनुमा थे जिन्हें पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वो फैसला बहाल रखा था और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपसे मैं पहले गुजारिश करता चलूँ कि आप अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। इससे हौसला अफजाई होती है। अपने कमेंट्स दीजिएगा, उससे मैं अपने वीडियो कंटेंट्स बेहतर कर सकता हूँ। और वीडियोस में अगर आप मेरे तज्जियात से मुत्तफिक होते हैं तो बराए मेहरबानी वीडियोस मेरी शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, आगे दोस्तों तक पहुँचाइए। मौज़ूआत की तरफ चलते हैं नाजरीन। सनम जावेद, शौकत बसरा, चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर ताहिर साहब, ये जितने लोग जिनको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन लड़ने से रोक दिया था मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, उनको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स इस बारे में बहुत अहम हैं। उन्होंने कहा है कि आप किसी को इलेक्शन लड़ने से या अवामी राय अम्मा हासिल करने से रोक नहीं सकते। उन्होंने उस आइन के आर्टिकल की 17 का हवाला दिया है जो बल्ला छीनने वाले केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बार बार तवज्जो दिलाने पर भी उस पर बात नहीं करने दी, क्योंकि वो इंसानी बुनियादी हकूक का मामला है उस पर। और अपने फैसले में भी चीफ जस्टिस ने उस आर्टिकल 17 का कोई जिक्र नहीं किया, यानी सिरे से उड़ा के रख दिया। लेकिन उनके साथी जज जस्टिस अतर मिनल्ला के जो रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने उसमें कहा कि आप आइन का आर्टिकल 17 पढ़ें, देखें कि उसमें क्या लिखा है। अगर कोई शख्स अदालत से मफरूर है तो भी आप उसे इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकते। ये इतना बुनियादी हक है कि अवाम की हक राय दही इस्तेमाल करना और एक उम्मीदवार को अपने आप को प्रेजेंट करना उसके लिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उनके कहने का मतलब यह है कि बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है ये पीटीआई के कैंडिडेट्स को इलेक्शन से रोकने का फैसला। और ज़िम्नन मैं आपसे ये जिक्र करता चलूं कि इस फैसले के बाद जो पीटीआई से जो बल्ले का निशान छीना गया था, अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ना हो, कुछ थोड़ा आगे जाके हो, लेकिन ये फैसला भी आर्टिकल 17 के तहत अब रिवर्स होने का एक वाज़े इम्कान पैदा हो गया है। वैसे भी पीटीआई इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में तो जा ही रही है, तो इस रिव्यू में जो दूसरा बेंच सुनेगा वो 3 रुकनी बेंच जिसने ये फैसला किया था वो ये इसमें रिव्यू में नहीं बैठेगा। तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स के बाद ये बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि पीटीआई से जो बल्ले का निशान छीना गया था वो उन्हें वापस मिल जाएगा। हो सकता है कि इलेक्शन से पहले वापस ना मिले, क्योंकि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, बैलेट पेपर छपाई के लिए जा चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये गैर मुनसिफाना, इंतहाई जानिबदाराना चीफ जस्टिस का फैसला ये अब रिवर्स हो के रहेगा अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स के बाद। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, ये अब श्योर शॉर्ट बात हो चुकी है। फैसलों की तरफ चलते हैं नाजरीन। परवेज इलाही साहब के नाम कोई 10 मरले का कोई प्लॉट निकल आया था, किसी पटवारी ने निकाल दिया था। उनके मुखालिफ उम्मीदवार ने इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की थी और उन्होंने उसे अपहेल्ड किया गया था, फिर हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया। तो उनसे पूछा ये 2 रुकनी बेंच ने, जो मुखालिफ उम्मीदवार है चौधरी परवेज इलाही का पीपी हल्के में, उससे पूछा कि आपको इस प्लाट का कैसे पता चला। तो उसने कहा जी पटवारी से पता चला। उसने कहा कि पटवारी का नाम बताया, उन्होंने नाम बताया, जी पटवारी का ये नाम है। तो उसने कहा, जस्टिस साहब ने ये कहा, तो अच्छा इसका मतलब ये है कि निगरान हुकूमत की मदद से आप इस पटवारी तक पहुंचे हैं। यहां तक रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस अतर मिनल्ला ने। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये वो बात है जिसे काजी फायज ईसा निगलेक्ट करना चाह रहा था, अतर मिनल्ला साहब ने वो बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये क्या अजीब बात है कि एक ही पार्टी को बदकिस्मती से इन तमाम इक़दामात का निशाना बनाया जा रहा है। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि जितने इलेक्शन कमीशन के इक़दामात हैं और फिर हाई कोर्ट के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी मुतासिर हो रही है मनफी तौर पे, बाकी किसी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। उसके उम्मीदवार, उसके कैंडिडेट्स वो तमाम गंगा नहाए हो चुके हैं और वो पाक साफ पवित्र हो चुके हैं और उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन एक पार्टी के पीछे सब लोग मिलकर लठ लेके पड़ गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है नाजरीन। और अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले मुकदमात में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो बेंच बनाएंगे, क्या उसमें अतर मिनल्ला और इस जैसे दूसरे जज उन जैसे जो है उन्हें शामिल करेंगे या नहीं।
क्योंकि ये जजेस का एक ही फैसले पर इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया है। उनका जहन जिस तरह से डिवाइडेड है, जिस तरह से उनकी सोच और अंडरस्टैंडिंग केसेस की डिवाइडेड है, कानून और आइन की तशरीह में ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि 2 सीनियर जजेस के रिज़ाइन करने के बाद भी काजी फ़ायज़ ईसा अभी तक मुतलक़ल अनान हुक्मरान नहीं बन सके सुप्रीम कोर्ट के, जो वो चाहते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मेरे ख्याल में अब ये जो फैसला ये भी ज़हन में रखिएगा कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा और उनके साथी जज ने ये कहा कि कोई शख्स अगर अदालत से मफरूर है और वो इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, तो उसका फंडामेंटल राइट मुतासर नहीं होता कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। यानी कि अभी वो सिर्फ मफरूर है, अभी उस पर केस नहीं चला, अभी उसे सजा नहीं हुई। जब किसी को सजा हो जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स सिर्फ अदालतों से इश्तिहारी है, मफरूर है, उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, केस नहीं चला और उसे सजा नहीं हुई, तब तक वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये लुब्बे लुबाब है उनकी इस जजमेंट का। यानी कि इश्तिहारी को आप इस बुनियाद पर ना उम्मीदवार इलेक्शन में होने से नहीं रोक सकते कि वो इश्तिहारी है। इश्तिहारी बेशक है, लेकिन उस पर कोई जुर्म तो अभी साबित नहीं हुआ ना। और पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि जब किसी पर जुर्म साबित हो जाए, उसे सजा हो जाए, तब वो इलेक्शन के लिए नाअहल होता है। तो ये बहुत बड़ा एक रिमार्क है। अब इसकी वजह से पीटीआई के और दूसरी किसी जमात के भी अगर हों, जितने भी लोग कोई मफरूर हैं, जो छुपे हुए हैं, जो इस खौफ और खतरे से सामने नहीं आते कि उन पर जब सामने आएंगे तो उन्हें पकड़ कर अंदर कर दिया जाएगा, जाली केसेस डाल दिए जाएंगे, जैसे कि इमरान खान साहब और दीगर रहनुमाओं के साथ हो रहा है, तो अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, रूपोश होते हुए भी लड़ सकते हैं। और अगर उनके कागजात नामजदगी इस वजह से मुस्तरद किए गए कि वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो कागजात नामजदगी बहाल करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। इससे आने वाले इलेक्शंस में बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत बड़ा एक, जिसे आप कह लें, ये फैसला है। और मेरे ख्याल में अब जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान टाइप के लोगों को अपनी खैर मनानी चाहिए। आगे ही अवामी सैलाब उनको बहा के ले जाने के लिए तैयार है 8 फरवरी को। और अब जो मामला हुआ है और अब जिस तरह से ये फैसले आए हैं धड़ाधड़ पीटीआई के कैंडिडेट्स के हक में, तो ये उनके लिए शदीद तरीन मुश्किलात में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। मैं आपको दावत दूंगा कि अगर नवाज शरीफ अब किसी जलसे से खिताब करता है, गालिबन बाबरपुर वाला जलसा भी उसका कैंसिल हो गया, कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन वो आज मेरा ख्याल है कहीं पर खिताब कर रहा है। तो अगर वो किसी जलसे से खिताब करता है तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप उसका खिताब देखें और उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड करें, उसके चेहरे के तासुरात देखें। आपको ये नवाज शरीफ वो बिल्कुल नजर नहीं आएगा जो कहता था कि वो जी मौलाना साहब 3 अरब रुपए आप पे कुर्बान कुर्बान, आप पे वार दिए पैसे, ये आपके लिए ग्रांट, ये आपके पुल के लिए ग्रांट, और लैया वालों ये 50 करोड़ हैं, 50 करोड़। जिस तरह से वो बढ़ चढ़ के बातें करता था और जिस तरह के जलसों से खिताब करता था, आपको 180 डिग्री फर्क वाला नवाज शरीफ नजर आएगा, जिसका चेहरा उतरा हुआ है, जिसकी आंखें बुझी हुई हैं, जिसके माथे पर परेशानी की सिलवटें हैं और जो बहुत गहरी सोचो विचार में गर्क दिखता है अपनी तकरीर के दौरान भी। और जिस डिफरेंट हमने उसकी फुटेजेस देखी हैं, जैसे कि वो अपने अरकान से और अपनी पार्टी मेंबर से खिताब कर रहा है, बात कर रहा है ड्राइंग रूम में बैठ के, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें। 8 फरवरी से पहले वो इलेक्शन हार चुका है। जो एक्सपेक्टेशंस वो लेके आया था, वो एक्सपेक्टेशंस उसकी बिल्कुल पूरी नहीं हुई, अवाम में कोई पजीराई नहीं उसे मिली, और जो उसको लाने वाले थे उनका भी ख्याल था कि अवाम में से पजीराई मिलेगी तो ये बहुत अच्छा काम करेगा और हम फिर इस पोजीशन में होंगे कि हम कहेंगे कि जी इसने तो इमरान खान को रिप्लेस कर दिया है, ये अवाम में पॉपुलर रहनुमा है, मकबूल अवामी लीडर है, और हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये खुद ही इलेक्शन जीता है। लेकिन वो सारी गेम पलट हो गई है। नवाज शरीफ को भी समझ आ गई है, नवाज शरीफ के लाने वालों को भी इस बात की समझ आ गई है, और ये कुछ उनके लिए अच्छी खबरें नहीं आई, ना सुप्रीम कोर्ट से और ना चंद एक दीगर जगहों से। तो अगले मैं वीलॉग में बात करूंगा कि साइफर केस का जज अबुल हसनात जो है उसने फैसला महफूज कर लिया है, पीटीआई के वकला को मजीद मोहलत नहीं दी, हालांकि उनके पास जेन्युइन एक्सक्यूजेस थे। उस पर बात करेंगे कि ऐसा उसने क्यों किया, और फैसला महफूज कर लिया है। और ये पेशबंदी हो सकती है कि अगर पीटीआई को ज्यादा रिलीफ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इमरान खान को साइफर केस में सजा सुनाकर पीटीआई को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचाया जाए, ताकि अगर वो किसी वजह से अहल भी हो जाए इलेक्शन लड़ने का, तो उसको इस केस में सजा सुनाकर नाअहल कर दिया जाए। अपीलें बाद में होती रहेंगी, फैसले रिवर्स होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल पीटीआई को धचका पहुंचाया जाए।
اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن دبائیے نوٹیفیکیشنز کے لیے. ویڈیوز میں تجزیے سے اگر آپ متفق ہوتے ہیں تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے کمنٹس سے مجھے نوازیے تاکہ میں اپنے کنٹینٹس زیادہ بہتر بنا سکوں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.